हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आप लोग के एग्जाम्स होने वाले हैं। जो बच्चे बीकॉम में हैं, आप लोग के एग्जाम्स होने वाले हैं बहुत जल्द ही। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में एग्जाम की डेट्स आ चुकी हैं, तो उनके बच्चों के लिए बिजनेस कम्युनिकेशन के आपके यूनिट वाइज यहाँ पर मैं लेक्चर्स लेकर के आऊँगी, जिससे ये फटाफट रिवीजन वीडियोज़ रहेंगी। बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में बहुत टाइम टेकिंग नहीं है। इस तरह से वीडियोज़ रहेंगी जैसे आपको एग्जाम में लिखना होगा अपने, जिससे कि ईज़ी रहे आपके लिए कि आपको क्या लिखना है, कितना आंसर लिखना है, वो आपको पता चलेगा। साथ ही सारी चीज़ें अच्छे से डिटेल में समझ भी आ जाएँगी। वही चीज़ें पढ़ाएँगे जो आपके एग्ज़ाम में आने वाली हैं। अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं हम बिज़नेस कम्युनिकेशन व्यावसायिक संचार से स्टार्ट कर रहे हैं। आपको और भी सब्जेक्ट्स पर चाहिए हो तो कमेंट कर दीजिएगा सब्जेक्ट के नेम। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यू वीडियोज़ चाह रहे हैं तो एमसीक्यू वीडियोज़ ऑलरेडी मेरे चैनल पे जो आपका बिज़नेस कम्युनिकेशन है उसकी अपलोड है। और भी वीडियोज़ अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा किस यूनिवर्सिटी से हैं आप और आपको किस सब्जेक्ट पर एमसीक्यू वीडियो या फिर लेक्चर्स की वीडियो चाहिए हैं, तो आप सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट कर दीजिएगा। उसी के अकॉर्डिंग आप लोग के लिए वीडियोज़ मैं आगे लेकर के आऊँगी। इससे पहले भी बहुत से स्टूडेंट मेरे ऑलरेडी रहे हैं जो जिन्होंने मेरी वीडियो से पढ़ा भी है, उनको काफ़ी हेल्प भी हुई है। आप लोगों को भी होगी, बस आपको क्या पढ़ना है या क्या चीज़ें आप चाहते हैं, उसको कमेंट ज़रूर से कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पर और यूनिट वाइज़ चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं बिज़नेस कम्युनिकेशन क्या होती है। सबसे पहला जो पॉइंट आता है कि सब जो भी चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं, ये जानें कि वो है क्या? तो यहाँ पर कम्युनिकेशन क्या है? सबसे पहले हमें वो जानना है कि संदेशवाहक या फिर संदेश वाहन या फिर संप्रेषण कम्युनिकेशन की मीनिंग क्या होती है, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये शब्द किससे लिया गया है? लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कॉमन, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच समान रूप से। अतः संदेश वाहन का अर्थ क्या हो जाएगा? दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा विचारों को आपस में बांटना। अतः यह विचार का ऐसा आदान प्रदान है जिसमें सुनने व कहने वाले के भाव से ही समझ आ जाता है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कहने का मतलब ये है कि जब दो लोगों के बीच में किसी भी तरह के थॉट्स का, विचारों का, कोई तर्कों का आदान-प्रदान होता है, एक्सचेंज किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वो कम्युनिकेशन कहलाता है। किससे बना है? लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से बना है, जिसका मीनिंग क्या हो जाता है? कॉमन हो जाता है, यानी कि दो या दो से इससे अधिक व्यक्तियों के बीच में समान रूप से। आपको समझ में आ गया होगा क्या है कम्युनिकेशन? डेफिनेशन यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो प्रसिद्ध प्रबंधक और लेखक कीथ डेविस के अनुसार बहुत सी ऐसे डेफिनेशंस हैं। यहाँ पर आपको एक देखने को मिल रही है और भी देखेंगे कि संदेशवाहन एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत संदेश एवं समझ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाया जाता है। वही चीज़ जो अभी मैंने आपको बताई। मान लीजिए ए और बी 2 व्यक्ति हैं आपस में। ए जो है कुछ चीज़ें बी को शेयर करता है या बी को कुछ मैसेज देता है। बी उस मैसेज को क्या करता है, समझता है, उसके बाद उसका कलेक्ट करे वापस क्या होता है, ए को कोई फीडबैक देता है कि उसको समझ में आ गया है या कुछ भी। तो यहाँ पर इस तरह से क्या रहेगा, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है या फिर संप्रेषण हो रहा है। तो यही की डेविस के डेफिनेशन में कहा गया, अच्छी डेफिनेशन है, आप याद कर सकते हैं। कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ पासिंग इन्फॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अब उसके बाद आ जाता है कि व्यावसायिक संप्रेषण क्या है, बिज़नेस कम्युनिकेशन क्या है। तो प्रत्येक व्यावसायिक संस्था अपने उद्देश्यों में सफल होने का भरपूर प्रयास करते हुए विभिन्न प्रकार के संदेशवाहन की प्रक्रिया अपने संचार व्यवस्था में अपनाती है। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से सही इन्फॉर्मेशन, सही चीज़ आपके पास सही टाइम पर पहुँचना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो ये वीडियोज़ आपके अब एग्ज़ाम के टाइम में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी कि कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ें समझने को मिल जाएँगी। या बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पहले से कुछ पढ़ा ही नहीं होता है। उनको अभी चाहिए होता है कि कुछ इस तरह का मिल जाए जिससे कि उनकी अच्छी से एक तरह से तैयारी हो जाए और अपने एग्ज़ाम को दे पाएँ। देखिए, पढ़ने का तरीका तो यही है कि आप पहले से पढ़िए चीज़ों को, जिससे कि एग्ज़ाम टाइम में ये वीडियोज़ रिवीज़न के लिए बेस्ट होती हैं। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है किसी कारण से या कोई और चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ वहाँ पर ये वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। सेम वही चीज़ है कि किसी ऑर्गनाइज़ेशन में, किसी बिज़नेस में सही टाइम पर सही इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। नहीं तो ये तो प्रॉब्लम हो सकती है बिज़नेस में या चीज़ें एक एक सही टाइम पर नहीं पहुँचेंगी, तो बिज़नेस में नुकसान भी हो सकता है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कम्युनिकेशन बिज़नेस के लिए। परिभाषा है यहाँ पर बिज़नेस कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पार्ट्स एंड पीपल ऑफ बिज़नेस ऑर्गनाइज़ेशन। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस मोड्स एंड मीडिया इन्वॉल्व्ड इन कम्युनिकेशन इंटरचेंज। इसमें क्या होता है, बहुत से टाइप के वेरियस मोड्स और मीडिया जो होती हैं, वो शामिल की जाती हैं। जैसे कि अगर बिज़नेस में बात करें तो लेटर्स होते हैं या फिर लेटर्स के माध्यम से इसमें बहुत तरह के आ जाएँगे आपके बहुत से उसमें इनवॉइस का यूज़ किया जाता है, ईमेल का यूज़ किया जाता है। इस तरह से इस मेथड से एक से दूसरे व्यक्ति तक संदेशों को पहुँचाया जाता है। फंक्शंस क्या होते हैं?
फंक्शंस ऑफ बिज़नेस कम्युनिकेशन कि क्या फंक्शंस होते हैं इसके, तो इसमें 2 तरह के रहते हैं, एक हो जाएगा इंटरनल और दूसरा हो जाता है एक्सटर्नल। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका इंटरनल फंक्शंस होंगे और दूसरे हो जाते हैं एक्सटर्नल। इंटरनल में कौन से आते हैं और एक्सटर्नल में कौन से आते हैं वो देखेंगे। इंटरनल में क्या आएँगे कि किस हद से आंतरिक एक बिज़नेस में जो होता है, तो आंतरिक इन्फॉर्मेशन जो होती है इंटरनल लोगों जो होते हैं, जुड़े हुए होते हैं बिज़नेस से, जो बिज़नेस से काम कर रहे होते हैं, उन लोगों तक सूचना पहुँचना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। वो लोग कौन से हो जाते हैं, जैसे कि प्रबंधकों को, जो मैनेजर्स होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन मिलना, किस तरह की इन्फॉर्मेशन उनके लिए इम्पोर्टेंट होती है कि व्यवसाय के बारे में विभिन्न प्रकार की सूचनाएँ जो प्रबंधक के लिए आवश्यक होती हैं, उस व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यवसाय संदेश वाहन के द्वारा ही प्राप्त होता है। क्योंकि जो मैनेजर्स होते हैं, वही मेन पॉलिसीज़ बनाते हैं, किस तरह से काम होना है, ये सारी चीज़ें वो डिसाइड करते हैं, तो सही इन्फॉर्मेशन उनको मिलना कम ज़रूरी होती है। फिर आ जाता है कर्मचारी वर्ग, कि कर्मचारी कौन एम्प्लॉयी होते हैं। जो भी ऊपर से आदेश आ रहे हैं, ऑर्डर्स आ रहे हैं, जो मैनेजर्स ने पॉलिसीज़ बनाई हैं, उनको सही टाइम पर जो एम्प्लॉयी होते हैं उनको उन तक पहुँचना भी इम्पोर्टेंट होता है, तभी तो उसको फॉलो करके आगे काम कर पाएँगे। उसके बाद अन्य क्रियाओं में क्या आ जाएगा, इसके अतिरिक्त व्यवसाय के बारे में अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ जैसे कि व्यवसाय का लाभ, कर्मचारियों के लिए प्रेरणा, व्यावसायिक सुरक्षा आदि। ये सभी क्रियाएँ भी क्या होता है संदेश वाहन में ही आती हैं या संदेश वाहन के द्वारा ही संभव हो पाती हैं, कि कब कहाँ पर कितनी नीड है, किस तरह की ज़रूरत है, उसको पूरा करना, फुलफ़िल कर पाना, ये सभी इम्पोर्टेंट होगा या फिर मोटिवेशन का काम भी जो होता है कभी-कभी कुछ नेगेटिव सिचुएशंस होती हैं, वहाँ पे मोटिवेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो सही टाइम पर मोटिवेशन मिलना, वो भी किसके तरीके से पॉसिबल हो पाएगा? आपकी संप्रेषण है, कम्युनिकेशन है। अगर कम्युनिकेशन को बिल्कुल बंद कर दिया जाए, तो वहाँ पर चीज़ों को सुलझने की पॉसिबिलिटी ही खत्म हो जाती है, क्योंकि आप अपनी बात दूसरे को नहीं कह रहे, दूसरा आपको अपनी बात को आप तक नहीं पहुँचा रहा, तो वहाँ पर क्या होगा? एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी और वहाँ पर चीज़ें सही ढंग से काम नहीं कर पाएँगी। उसके बाद आ जाता है एक्सटर्नल फंक्शंस। एक्सटर्नल फंक्शंस कौन-कौन से होते हैं? यानी कि वो सारे लोग जो बिज़नेस में किसी न किसी तरह से जुड़े होते हैं या उससे इफ़ेक्टिव पड़ता है बिज़नेस के ऊपर, तो वो आपके सब क्या है एक्सटर्नल में आ जाते हैं फंक्शंस। क्या हो जाएँगे वस्तु और सेवा प्राप्त करना। यहाँ पर क्या है कि जो भी प्रोडक्ट हैं या फिर सर्विसेज़ हैं आप प्रोवाइड करा रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट होता है ये जानना कि मार्केट में क्या उनकी स्थिति है कि लोग उसको पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर उनमें किसी तरह का चेंजेस चाह रहे हैं या मार्केट के आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उनका सामना आपको कैसे करना है, तो उसके लिए भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपके प्रोडक्ट की क्या सिचुएशन है उस टाइम पर, क्या पोज़ीशन है। ये सब कैसे पता चलेगा हमें? एक्सटर्नल फंक्शन जो है कम्युनिकेशन के थ्रू ही पता चलेगा। वस्तु और सेवा बेचने के लिए एडवर्टाइज़मेंट करना पड़ता है, तो एडवर्टाइज़मेंट भी एक तरह का कम्युनिकेशन ही तो है ना? जब हम अपने प्रोडक्ट को जो कस्टमर्स होते हैं उन तक पहुँचा रहे हैं, उनको बता रहे हैं। व्यवसाय के स्वामियों को सूचना प्रदान करना है, सरकार को सूचनाएँ हैं, सरकार को भी समय-समय पर जो होता है, जो सूचनाएँ सरकार द्वारा माँगी जाती हैं, वो देना पड़ती हैं। व्यावसायिक प्रतिष्ठा के लिए भी कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट होता है। या अतः व्यवसाय जितना ज़्यादा कोई भी कस्टमर जैसे कि आप कस्टमर हैं, आप दुकान पे जाते हैं, कहीं पर कुछ भी परचेज़ करते हैं, उसके बाद क्या रहेगा वहाँ पर अपना फीडबैक देते हैं कि आपको प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है या फिर वो आपसे अगर पूछता है कि किस तरह की प्रॉब्लम है तो आप उसको सही कर सकते हैं। तो वो ऐसी शॉप पर आप बार-बार खरीदने के लिए जाना चाहेंगे। तो यहाँ पर ये भी चीज़ होती है कि कम्युनिकेशन अगर बना रहता है तो वहाँ पर मार्केट में जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू अच्छी रहती है। तो यहाँ पर आपका व्यवसाय प्रतिष्ठा हो जाएगा। तो ये सारे फंक्शंस थे जो कि एक्सटर्नल थे कम्युनिकेशन के और बिज़नेस के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अब क्या हो जाता है कि फॉर्म्स क्या होते हैं कम्युनिकेशन की, किस तरह से कम्युनिकेशन जो होता है वो किया जाता है। तो यहाँ पर आप कम्युनिकेशन के जो माध्यम देख रहे हैं, ओरल हो जाएगा, रिटन हो जाएगा, नॉन वर्बल हो जाएगा, ओरल कई तरह के मेथड्स होते हैं इसमें। आप जब इसको पढ़ेंगे तो इसके अंदर भी बहुत तरह के टाइप्स दे रखे होंगे कि जो संदेशवाहन होता है, कम्युनिकेशन होता है, उसके अलग-अलग ओरल सबसे पहले देखते हैं। ओरल कम्युनिकेशन होता क्या है? तो ओरल कम्युनिकेशन जैसे कि मौखिक संदेशवहन नाम से स्पष्ट है, क्लियर है कि जब आप अपने जो थॉट्स हैं, जो आपके मैसेजेज़ हैं, विचार हैं, सामने वाले व्यक्ति को क्या होता है सिर्फ़ बोल करके मौखिक रूप से आप संदेश जब दे रहे होते हैं और उसमें ज़रूरी नहीं कि सामने वाला व्यक्ति आपके बिल्कुल सामने हो, आप फ़ोन के थ्रू भी बात कर सकते हैं। तो उस तरह का संप्रेषण जो होता है, कम्युनिकेशन जो होता है, वो मौखिक कहलाता है, ओरल कम्युनिकेशन कहलाता है। अब इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, लाभ क्या होते हैं? तो एडवांटेजेस की अगर हम बात करें कि तो बहुत ज़्यादा ही एडवांटेजेस हैं इसके, तो उतने ही उसके डिसएडवांटेज भी होंगे, देखते हैं। पहला है कि विचार विनिमय में शीघ्रता, जो भी थॉट्स हैं, जो भी आपके
बात मैसेज है, आप उसको बहुत जल्दी कन्वे कर सकते हैं दूसरे व्यक्ति को। दूसरा हो जाता है शीघ्र प्रतिपुष्टि। आपको बहुत जल्द ही क्या होता है फीडबैक भी मिल जाता है। जैसे कि आप लोग का जो वाइवा होता है, तो वाइवा में क्या होता है ओरली तो क्वेश्चन्स आपसे कर रहे होते हैं, उसके बाद आप उसका आंसर दे रहे होते हैं और आप फेस को देख कर के एग्ज़ामिनर की ये आइडिया लगा लेते हैं। हालाँकि वो बहुत कोशिश करेगा कि आप बिल्कुल ना समझ पाएँ कि आपका आंसर सही था या गलत था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हाव-भाव देख कर के आपको ये आइडिया लग जाता है कि आपने जो आंसर किया है वो सही है या गलत आंसर है। तो आपको क्या होता है फ़ौरन ही प्रतिपुष्टि या फीडबैक भी मिल जाता है। फिर हो जाता है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, सेम वही चीज़ अप्लाई हो जाती है कि जब आपको देखने में लगता है कि हाँ, आपका आंसर गलत हो रहा है, तो आप उसको फ़ौरन ही कवर कर सकते हैं या उसमें कुछ चीज़ें और ऐड कर सकते हैं। लेकिन आपने एक बार कॉपी में जो आपने लिख दिया, वो एग्ज़ामिनर तक चला गया, उसके बाद आप उससे में कोई भी अल्टरेशन नहीं कर सकते, उसमें कोई भी चेंजेज़ नहीं कर सकते। तो मुझे तो वाइवा बहुत अच्छा लगता है, वाइवा में थोड़ा-सा ऑप्शन रहता है करेक्शन का भी आपका, लेकिन जो रिटन वाला होता है, वहाँ पे कोई ऑप्शन आपके पास नहीं बचता। और अगर ओएमआर बेस्ड हो रहा है तो बिल्कुल ही नहीं बचता है क्योंकि आपने जो भी ओवल फिल कर दिया, वो आपने कर दिया क्योंकि आप एक ही कर भी सकते हैं, अगर 2 एक आपसे गलत फिल हो गया, आप उसको चाहेंगे हटा कर के हम दूसरा कर दें तो वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो क्वेश्चन ही आपका चेक नहीं होगा। इसलिए ये गलती ओएमआर में मत करिएगा, अगर आपको ओएमआर एग्ज़ाम होगा, जो बच्चे हैं जिन पे ओएमआर बेस्ड होने वाला है या फिर जिनका जो है रिटन वाला एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपका भी जो को-करिकुलर वाला होता है, तो ओएमआर बेस्ड ही होगा। वहाँ पे ये गलती मत करिएगा कि एक क्वेश्चन में 2 ओवल फिल करने वाली तो यहाँ पर विरोचशीलता रहती है कि आप उसमें थोड़ा-सा करेक्शन कर मेरा संदेह दूर करना इसमें ये रहता है कि अगर सामने वाला आपकी बात को नहीं समझ पाए क्योंकि जो कम्युनिकेशन होता है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ये वाली चीज़ रहती है कि सामने वाला उसी अर्थ में समझे जिस अर्थ में आपने सामने वाले को कहा यानी कि जो मैसेज है उसकी जो मीनिंग है वही मीनिंग समझना चाहिए जो अदर पर्सन है। अगर वो वही मीनिंग नहीं समझ रहा है, कुछ और समझ रहा है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, उसे कम्युनिकेशन नहीं माना जाएगा। इसलिए क्या होता है कि जब आप सामने से किसी से अपनी बात कह रहे होते हैं, अगर कोई गलत वो समझ रहा है, तो वहाँ पर आप उसमें उसको समझा सकते हैं कि आप सही क्या कहना चाह रहे थे, तो कोई संदेह नहीं रहता। प्रभावपूर्ण साधन है, कई बार संकेत द्वारा, इशारे द्वारा अधिक प्रभावपूर्ण तरीके से कभी-कभी ऐसा होता है सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि आप मुँह से बोलकर नहीं कह पा रहे, तो आप अपने साथ में बैठे किसी व्यक्ति से या कुछ इस तरह के जो कोर्स होते हैं, फ्रेंड्स के बीच में या फैमिली मेंबर्स में भी कि आप लोग उससे इशारा करके भी सामने वाले को समझा देते हैं कि आप क्या चाह रहे हैं वहाँ पर। तो वो प्रभावपूर्ण साधन हो जाता है क्योंकि मौखिक ओरल कम्युनिकेशन में सिर्फ़ यही नहीं होता है कि आप शब्दों से ही बताएँ सामने वाले व्यक्ति को, आप बिना बोले भी अपने बिहेवियर से भी, अपने हाव-भाव से भी सामने वाले तक अपनी इन्फॉर्मेशन या बात को पहुँचा सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें व्यक्तिगत छाप रहती है, यानी कि जब आप खुद से सामने वाले को अपनी बात को कहते हैं, अपनी बात सामने वाले व्यक्ति तक पहुँचाते हैं, तो अगला व्यक्ति भी क्या होता है जैसे कि आप फ़ोन पे बात करिए तो इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रहता है, जैसे सामने वाला समझ नहीं पाता है कि अगर आप टाइप करके मैसेज पे बात कर रहे हैं, तो सामने वाला कई बार होता है ना आपसे कहेगा कि गुस्से में हो क्या? लेकिन आप होते नहीं हैं गुस्से में, आप जो मैसेज टाइप कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है ना सामने वाला किस तरह से आपकी बात को ले पा रहा है। लेकिन आप फ़ोन पे बात करें तो आपकी आवाज़ को समझ कर के वो जान जाएगा कि आप गुस्से में हैं या नहीं हैं। तो कभी-कभी इस तरह की भी चीज़ें होती हैं, जो व्यक्तिगत छाप हो जाती है जब आप सामने वाले से बात कर रहे होते हैं। फिर आता है मतवही साधन है, कम टाइम में जल्दी आप अपनी बात को कह सकते हैं, विप्रेरणा भी संभव है, इसी के माध्यम से कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होती है और साथ ही आपसी निकटता का अवसर मिलता है। जब आप किसी से बात करते हैं तो आप अपना टाइम भी उसको देते हैं, तो उसको भी ये फ़ील होता है कि हाँ, सामने वाले व्यक्ति को मेरी इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पर ये सारे क्या हो जाते हैं बेनिफिट्स होते हैं, एडवांटेजेस होते हैं। अब एडवांटेज है तो कुछ लिमिटेशन भी होंगी, क्या होती है लिमिटेशन? खर्चीली पद्धति है। यहाँ पे क्या होता है कि आपको अब तो ख़ैर बहुत ईज़ी रह गया है टेलीफ़ोन वाला कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप इंडिया के बाहर कॉल करते हैं, लेकिन तब भी आप व्हाट्सएप के थ्रू करते हैं तो कोई इतना नहीं चार्जेज़ है। लेकिन आप अगर ऐसे कॉल करते हैं तो उस कॉल की क्या है प्राइसेज़ ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर मौखिक संदेश जो होता है, खर्चीली पद्धति भी बन सकता है। लंबे संदेशों के लिए अनुपयुक्त है, अगर बड़ी-बड़ी बात आपको कहनी है तो आप उसे डायरेक्टली लिख कर के अगर भेजेंगे तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। अगर आप ओरल वे में बताएँगे तो सामने वाला व्यक्ति उस बात को भूल जाएगा। जैसे कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपको बहुत से इंस्ट्रक्शंस ऐसे ही दे दे ओरल बोल कर के तो आप आधे भूल जाएँगे। अगर आपने उसे नहीं लिखा लेकिन आपको एक लिखित में रिटन में कुछ मिल रहा है तो वो आपको याद रहेगा। फिर आता है नीति संबंधी तथ्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। यहाँ पर यही चीज़ मैंने आपको बताई अभी क्वेश्चन पेपर ही आपको ओरल बोल दिया जाता, लिख आपके हाथ में नहीं आता, तो आधे क्वेश्चन्स तो आप भूल जाते हैं कि पूछे क्या गए थे। इसलिए वहाँ पर रिटन फॉर्म ही बेस्ट रहती है, ओरल नहीं। स्पष्टता का कभी-कभी अभाव रहता है, कभी-कभी
लिखित में चीज़ जो होती है ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। समय का दुरुपयोग होता है और दोनों पक्षों की उपस्थिति आवश्यक होती है। यहाँ पर दोनों ही होने चाहिए। रिटर्न वाले में क्या होता है कि आप अगर सामने वाले व्यक्ति को बता भी दीजिए वो उस टाइम है या नहीं है, लेकिन आपकी ईमेल जो होगी या आपका मैसेज जो होगा सामने वाले तक पहुँच जाए। जब भी वो चाहेगा उसको रीड कर लेगा। लेकिन ओरल में ये रहता है कि अगर सामने वाला व्यक्ति नहीं है उस टाइम पर अवेलेबल, तो वहाँ पर ये रहता है कि आपकी बात जो होती है इतनी इम्पैक्टफुल नहीं होगी। ये हो जाते हैं जो सीमाएँ हैं। उसके बाद आ जाता है कि फॉर्म्स क्या होती हैं, किस तरीके से हो सकता है ओरल कम्युनिकेशन यहाँ पर। व्यक्तिगत निर्देशन है, इंडिविजुअली आप जो है डायरेक्ट कर सकते हैं, रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न है, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम है, दूरभाष एवं वार्ता। दूरभाष का मतलब क्या है? जो फ़ोन होता है, मोबाइल फ़ोन। साक्षात्कार इंटरव्यू हो जाएगा, भाषण स्पीच है, दूरभाष है पर वार्ता है, अंगुली लता या फिर संघीय श्रृंखला। अंगुली लता क्या होता है? अंगुली लता में ये होता है ना कि जब एक अनऑर्गनाइज़ तरीके से एक ग्रुप फॉर्म हो जाता है, बन जाता है, तो उसमें जो सूचनाएँ एक-दूसरे को जाती हैं, तो एग्ज़ैक्टली उसी फॉर्म में नहीं जाती या सही पूरी तरह से सूचनाएँ नहीं एक-दूसरे तक फैलती। या इस तरह से कह लीजिए कि जो गपशप या फिर जो है कुछ इस तरह की बातें फैल जाना जो होता है, अफ़वाह टाइप में, वो अंगुली लता कहलाता है और संघीय श्रृंखला। ये क्या हैं? सारे फॉर्म्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन हैं। उसके बाद आ जाता है मौखिक संदेश वहन की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ ओरल कम्युनिकेशन की क्या उपयोगिता होती है? तो जब सूचनाओं को गोपनीय रखना हो, जब आप वो बहुत सीक्रेट रखना चाह रहे हो, आपके पास रिटन फॉर्म में है ही नहीं, तो वहाँ पर आपने जिस व्यक्ति को बताया, सिर्फ़ उस तक ही रहेंगी, दूसरे तक नहीं जा पाएँगी। तो वहाँ पर सीक्रेसी यानी कि गोपनीय रहती है, सीक्रेट रहता है। जब सूचनाओं को लिखित रूप में देना संभव ही ना हो, जब कोई संदेश एक बड़े जनसमूह को देना होता है, तो वहाँ पर आप एक-एक को इंडिविजुअल लिखित में नहीं दे सकते। जैसे कि लीडर्स होते हैं, देखा होगा आपने बड़ी-बड़ी जो जनसभाओं को संबोधित करते हैं, तो वहाँ पे वो रिटन में नहीं करते, वो स्पीच देते हैं, बोलते हैं। तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनकी बात पहुँच पाती है। जब संदेश को का प्राप्तकर्ता शिक्षित ना हो, अब अगर सामने वाला ऐसा है जो इलिटरेट है, वो पढ़ ही नहीं सकता आपके लिखे हुए को, तो वहाँ पर क्या बेनिफिट रहता है कि आप उसको बोलकर चीज़ों को समझा दें। तो ये क्या है मौखिक संदेशवाहन की उपयोगिताएँ। उसके बाद आ जाता है रिटन कम्युनिकेशन। तो जितना आपने ओरल देखा जिसमें कि बोल करके मौखिक रूप से आप सामने वाले को अपनी बात कह रहे थे, इसमें क्या होता है आप लिखित रूप में कहते हैं। अब वो लिखित तरीके क्या हो सकते हैं, पत्र-पत्रिकाएँ हैं, समाचार पत्र है, बुलेटिन है, रिपोर्ट्स है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। मौखिक संदेशवाहन की सीमाओं जैसे दोनों पक्षों की उपस्थिति, भविष्य के संदर्भ के लिए प्रमाण उपलब्ध ना होना, आदि को लिखित संदेशवाहन का प्रयोग करके हम ईज़िली समाप्त कर सकते हैं। तो क्या होते हैं इसके लाभ हैं इसके अगर बेनिफिट या एडवांटेजेस की बात की जाए तो सबसे पहला जो आता है, लंबे संदेशों के लिए उपयुक्त है। यहाँ पर अगर आपके जो भी मैसेज है वो बहुत बड़े-बड़े मैसेजेस हैं तो आप उसको ओरल बोलना मुश्किल होगा तो वहाँ पर आप रिटन में लिख कर के ईज़िली भेज सकते हैं। लिखित प्रमाण के कहाँ होते हैं क्योंकि जितने भी आप अकाउंट्स हैं, सारी चीज़ें हैं, उनको रिकॉर्ड इसीलिए रखा जाता है लिखित में जिससे कि वो कई वर्षों तक आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। अधिक स्पष्ट होते हैं, कम खर्चीले होते हैं, समय की बचत होती है और दोनों की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती। उसके बाद है सत्य भावपूर्ण होंगे, विभिन्न स्थानों पर संदेश वहन हमारा बहुत ही आसान हो सकता है लिखित रूप में। फिर आ जाता है इसकी सीमाएँ। अब सीमाएँ क्या हो जाएँगी लिमिटेशंस अशिक्षित व्यक्तियों के लिए अनुपयुक्त है, यानी कि वही चीज़ है जो उसकी जो है उपयोगिता थी इसकी सीमा हो जाएगी। गोपनीयता की कमी होगी, समय का अपव्यय है, प्रतिपुष्टि की तुरंत जानकारी नहीं। तो अगर आप एक को तैयार कर लेते हैं ओरल कम्युनिकेशन तो रिटर्न वाला आपको ईज़िली हो जाएगा क्योंकि जो उसकी सीमाएँ होंगी ओरल कम्युनिकेशन की वो इसके एडवांटेज बन जाएँगी और जो वो उसकी जो है उपयोगिताएँ होंगी वो इसकी क्या होंगी सीमाएँ हो जाएँगी। तो बहुत ही ईज़ी सा है। एक आप अच्छे से समझ लीजिए, दूसरा अपने आप ही समझ में आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है फॉर्म्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन कितने टाइप का होता है? वार्षिक प्रतिवेदन है, पत्रिकाएँ हैं, शिकायत विधि है, नीति पुस्तिकाएँ हैं, ज्ञापन पत्र जो मेमोरेंडम होता है, यहाँ पे उसकी बात की जा रही है। गृह पत्रिकाएँ हैं, पत्राचार है, बुलेटिन है, कार्यक्रम पत्र है, व्यापारिक पत्रिकाएँ हैं, सूचना पट है, इश्तिहार है, व्यक्तिगत पत्र है, राजकीय प्रकाशन है। तो ये सारे याद कर लीजिएगा। अगर आपको ओएमआर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है, तो वहाँ पर ये इसमें से कोई भी ऑप्शन में दे रखा हो सकता है रिटन कम्युनिकेशन के लिए, तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। चीज़ें आपको सही से पता होंगी। फिर आ जाता है दोनों के बीच में डिफ़रेंस क्या है? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि डिफ़रेंस बिटवीन ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। क्या डिफ़रेंस है देख लेते हैं। पहला है कि प्रतिपुष्टि, जो मौखिक संचार व्यवस्था होती है उसमें तुरंत ही प्रतिपुष्टि आपको फ़ौरन ही फीडबैक मिल जाता है। लेकिन जो रिटन वाला होता है उसमें फीडबैक बहुत ही डिले से मिलेगा आपको। वाक्य जो होते हैं छोटे वाक्य इसमें यूज़ किए जाएँगे, इसमें बड़े-बड़े वाक्य होते हैं।
नियमितता ये अनियमित होता है और इसमें नियमितता होती है। इन्फॉर्मेशन जो होती है कम तकनीकी सूचना होती है, यहाँ पर सूचना अधिक तकनीकी टेक्निकल ज़्यादा, क्योंकि आप कोई लेटर लिखते हैं तो वहाँ पर पूरा प्रॉपर, या एप्लीकेशन लिखते हैं तो प्रॉपर एक फॉर्मेट होता है, उसको फॉलो करेंगे टू जैसे कि बचपन में सभी लिखते थे, याद होगा आपको भी। जब हमको लीव एप्लीकेशन चाहिए होता है, टू द प्रिंसिपल, जो भी आपका स्कूल का नाम है, मैडम, सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट करके पूरी एप्लीकेशन लिखी जाती थी। तो एक प्रॉपर तरीका होता है लिखने का। भाषा जो होती है इसमें बोलचाल की रहती है, इसमें क्या होता है, आप इम्पोर्टेंट जो वर्ड्स हैं उनका यूज़ करते हैं। जैसे कि आपका रिटन एग्ज़ाम होना है, तो आप बहुत ही अच्छे-अच्छे वर्ड्स का यूज़ करेंगे लिखने के लिए, क्योंकि वो अच्छा इम्पैक्ट डालेंगे एग्ज़ामिनर पर। फिर आ जाता है भविष्य संदर्भ में। भविष्य में कोई आपका रेफ़रेंस नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इसके क्या होता है, प्रूफ़ नहीं रहता, और यहाँ पे क्या होता है, भविष्य संदर्भ के लिए उचित होती है। तो ये हो जाता है डिफ़रेंस, जो कि वही चीज़ें मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में पूछी जाने वाली हैं। यूटिलिटी ऑफ रिटन कम्युनिकेशन की क्या इसकी उपयोगिता होती है? जब संदेश स्थायी प्रकृति का हो, जब प्राप्तकर्ता अनेक तथा दूर-दूर स्थानों पर हो, जब संदेश विस्तृत हो, जब संदेश में संख्या और चित्रों का प्रयोग आवश्यक हो, जब संदेश को मौखिक रूप से समझना लगभग असंभव हो। तो अब ये क्या होता है, आपके लिए उपयुक्त होता है जो आपका रिटन कम्युनिकेशन है। मतलब कहने का है कि आप इस तरह का कोई मैसेज दे रहे हैं जिसकी आप चाह रहे हैं कि रिकॉर्ड में रहे आपके पास। आप बहुत दूर-दूर भेजना चाह रहे हैं तो वहाँ पर के लिए भी उपयोगी है। अगर बहुत बड़ा होगा या फिर आपके लिए उसमें कुछ नंबर्स का या फिर फिगर्स का यूज़ करना इम्पोर्टेंट होगा, या फिर आपके लिए मौखिक रूप से समझाना पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे सारी चीज़ सिचुएशंस में रिटन कम्युनिकेशन ही क्या होता है, उपयुक्त होता है। जैसे कि यहीं पर मैं यहाँ पर आपको ये चीज़ जो देख रहे हैं आप, ये ना हो सिर्फ़ वर्बल मैं बोलती चली जा रही हूँ आपको और कुछ भी आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, तो क्या होगा, आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब चीज़ें आप देख भी रहे हैं तो साथ-साथ आप भी पढ़ रहे हैं, तो आपको याद करना, लर्न करना ईज़ी हो रहा है। उसके बाद आ जाता है सांकेतिक संदेशवहन, यानी कि जेस्चरल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर जो आपका हाँ, जेस्चर्स होते हैं, जो आपके हाव-भाव हैं, उन सब से रिलेटेड जो कम्युनिकेशन होता है उसकी बात की जा रही है, फिर नॉन वर्बल कहेंगे। तो सांकेतिक या शब्द रहित, यानी कि नॉन वर्बल जो होता है, संदेशवाहन में भावनाओं अथवा सूचनाओं का आदान-प्रदान संकेतों द्वारा किया जाता है। अब संकेत क्या किस तरह के हैं कि इस संदेशवाहन में ना बोलना पड़ता है, ना ही लिखना। संदेशों को शरीर की हलचल, चेहरे के हाव-भाव, इशारों आदि द्वारा दूसरे लोग को समझाया जाता है। मतलब कहने का ये है कि जो भी मैसेजेस होते हैं, बॉडी लैंग्वेज आपने सुना होगा कि कभी-कभी क्या होता है ना, सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज देख के पता चल जाता है कि वो क्यों गुस्से में है, कि वो हँस रहा है, वो दुखी है, किस तरह का उसका जेस्चर है। या फिर जो है किसी बात पे क्या होता है कि आप सिर्फ़ ना गर्दन को हिलाकर हाँ या ना में जवाब दे देते हैं। यानी कि मतलब आप कभी-कभी ना फेस एक्सप्रेशन से ही सामने वाले को आंसर दे देते हैं, आप बोलते नहीं हैं। तो वो सब क्या हो जाता है, आपका जेस्चर कम्युनिकेशन या फिर नॉन वर्बल हो जाता है। अब इसके लाभ क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या होते हैं? एडवांटेजेस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सूचनाओं का शीघ्रता से प्रेषण। अब बहुत जल्दी क्या होता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन दूसरे व्यक्ति तक पहुँचा देते हैं। कम खर्चीली पद्धति है, शीघ्र प्रतिपुष्टि मिल जाती है, समय की बचत होती है, कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। सीमाएँ क्या होती हैं, लिमिटेशंस क्या हैं इसकी? गोपनीय नहीं रहती है। यानी कि जैसे कि क्लास में ओएमआर बेस्ड अगर आपका एग्ज़ाम होता होगा और आपको अपने फ्रेंड से अगर पूछना होता है कि इसका कौन-सा ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कौन-सा ऑप्शन करेक्ट है, तो आपने कुछ सीक्रेट्स अपने कोड वर्ड्स बना रखे होंगे, जब आप पूछते होंगे दूसरे अपने फ्रेंड से, तो आस-पास के लोग भी क्या होता है, उस आंसर को पता कर लेते हैं, उनको भी पता चल जाता है कि ये वाला आंसर है, तो क्या होता है, गोपनीयता बिल्कुल नहीं होती। कितने स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, कितने स्टूडेंट इस तरह से करते हैं? बहुत कम सूचनाओं के लिए उपयुक्त है। इशारों का विपरीत अर्थ समझा जा सकता है। कभी-कभी ये होता है ना कि आपको कुछ और कह रहा है, आपको ए आंसर बताया, आपने उसको कुछ और समझ लिया, तो वहाँ पर भी क्या होता है, मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। दोनों पक्षकारों का आमने-सामने होना आवश्यक है। सामने आपका फ्रेंड भी आपकी जब आपने उसको बुलाया है, वो पलट के देख ले। अक्सर क्या होता है, हाँ, बॉयज़ में तो नहीं होता, गर्ल्स में अक्सर धोखा दे जाती हैं और एग्ज़ाम में नहीं शेयर करती या नहीं बताती हैं। लिखित प्रमाण का अभाव रहता है, केवल बहुत छोटे संदेशों के लिए ही उपयुक्त होती है, यानी कि बहुत सिंपल-सिंपल सी चीज़ें होती हैं, वही आप उसके थ्रू बता सकते हैं। बहुत ज़्यादा कोई बड़ा आप मैसेज नहीं दे पाएँगे। तो ये क्या हो जाती हैं सारे लिमिटेशंस हो जाती हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। अब क्या इसके प्रारूप क्या होता है, फॉर्म्स क्या होती हैं? जैसे कि टेलीविज़न पे आप देखते हैं, अब देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ बताइए कि जो लोग सुन नहीं पाते हैं, तो यहाँ पर आप टेलीविज़न पे मुख्य समाचार जो होते हैं उनके लिए क्या होता है,
हाथों की एक भाषा होती है, आपने देखा होगा कि जो लोग सुन नहीं पाते वो लोग हाथ से बात करते हैं, उनकी अपनी सुन नहीं पाते या बोल नहीं पाते तो वो लोग हाथ से बात करते हैं। तो अलग-अलग तरह से वो एक्सप्रेशंस हाथों के थ्रू दिखा कर के उनकी पूरी क्या होती है लैंग्वेज होती है वो और उसको समझ पाते हैं। हाथ हिलाकर अभिवादन करना आप कभी-कभी दूर से जो है फ्रेंड्स को या हाय, हेलो है टाटा, बाय-बाय करते हैं, तो वही चीज़ है। खेलों में निर्णायक के इशारे जो होते हैं जैसे कि आपने रेफरी को देखा होगा क्रिकेट आप सभी लोग देखते होंगे तो क्रिकेट में आपने देखा होगा तो वहाँ पर आउट होने का है या फ़ोल आया है या सिक्स लगा है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, हाथ से ही इशारा करते हैं। तो खेलों में भी क्या होता है, इसका यूज़ किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। अब आ जाता है क्या इसकी उपयोगिता होती है, यूटिलिटी ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जब संदेश बिल्कुल छोटा या संक्षिप्त होता है, तो वो तो आपकी समझ में आ ही गया। उसके बाद है कि यह संदेश वाहन खेलों में बहुत उपयोगी है, जैसे क्रिकेट में खिलाड़ी के आउट होने पे निर्णायक है, जो अभी मैंने आपको बताया कि क्या होता है, वहाँ पर 4 है, 6 है किस तरह का इसका निर्णय होता है, वो सारी ही चीज़ें थर्ड अंपायर को रेफर कर रहा है, सारी ही चीज़ें क्या होता है, वो जेस्चर से ही बताता है। जो सुन नहीं सकते, केवल देख सकते हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर वो अपनी बात को कैसे सामने वाले व्यक्ति तक कहें, तो वहाँ पर ये ऑप्शन उनके लिए सबसे बेस्ट होता है। तो ये हो जाती हैं इसकी उपयोगिताएँ। अब आ जाता है कि संदेश वाहन के प्रकार, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कि क्या टाइप्स होते हैं कम्युनिकेशन के या फिर कहें चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन या फिर कहें कम्युनिकेशन नेटवर्क, संदेश वाहन का जाल। तो यहाँ पर कितने टाइप के होता है, तो मेनली यहाँ पर आपके 2 टाइप होते हैं, जो संदेश वाहन कम्युनिकेशन होता है उसके 2 टाइप्स रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कौन-कौन से 2 टाइप हैं। एक हो जाता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, दूसरा हो जाता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। चैनल्स जो दे रखे हैं संदेश वाहन के वो 2 दे रखे हैं। फॉर्मल में क्या है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है, अपवर्ड है और हॉरिज़ॉन्टल है। और इनफॉर्मल में क्या है, फ्री फ्लो कम्युनिकेशन है, सर्कुलर है और चेन कम्युनिकेशन और व्हील कम्युनिकेशन। ये सबको डिटेल में मैंने जो आप लोग की क्लासेस की वीडियोज़ प्रोवाइड कराई हैं मैंने, वहाँ पर बताया हुआ है। बहुत ही अच्छे से एक-एक चीज़ को बहुत ही डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो अगर वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं, तो लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ लीजिए बहुत डिटेल में। यहाँ पर हमारा सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम को ध्यान में रख कर के और बहुत डिटेल में अगर आपको पढ़ना है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। होता क्या है सबसे पहले वो देख लीजिए, औपचारिक संदेशवाहन, विचारों का ऐसा आदान-प्रदान एक पूर्व निश्चित रास्ते से होकर गुजरता है, जिससे सूचनाएँ बिना किसी रुकावट के कम लागत पर और सही समय और सही स्थान पर पहुँच जाती हैं। इसको ही प्रॉपर चैनल कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि एक प्रॉपर तरीके से, एक पूरे प्लानिंग तरीके से आप तक सूचनाओं को पहुँचना। जैसे कि यूनिवर्सिटी से आपकी जो एग्ज़ाम की डेट आई, तो वहाँ पर यूनिवर्सिटी ने अपनी साइट पर अपलोड करी। वहाँ से क्या हुआ आपके स्कूल्स तक आई, आपके कॉलेजेस तक सॉरी आई, कॉलेज में आप लोग कॉलेज तक आई, कॉलेज से आप लोगों को उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिली। तो एक प्रॉपर क्या है, एक तरीका रहा, एक पूरे योजनाबद्ध तरीके से आप तक वो न्यूज़ पहुँची कि आपकी एग्ज़ाम की क्या डेट है। तो वो आपका क्या हो जाता है फॉर्मल हो जाता है। इसी तरह बिज़नेस में भी रहता है कि जो मैनेजमेंट होता है वो 3 लेवल का मैनेजमेंट होता है। कौन-कौन से 3 लेवल हो जाते हैं? तो यहाँ पर टॉप लेवल रहता है सबसे ऊपर, उसके बाद मिडल आ जाता है, उसके बाद सबसे लास्ट में जो हो जाते हैं, सबसे लास्ट में आ जाते हैं आपके लोअर मैनेजमेंट। तो इसके भी अंदर बहुत से उसमें हो जाते हैं, टॉप में भी, मिडल में भी और लोअर में भी। तो सबसे पहले जो मेन पॉलिसीज़ बनाने का काम होता है, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है, वो मिडल तक पहुँचाता है। मिडल का काम क्या होता है कि उनको जो भी योजनाएँ बनाई गई हैं, उनको कार्यान्वित करवाना और उसके बाद लोअर का क्या होता है, ये मेनली काम करने का कार्य करते हैं। जो भी इनको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, उसको ये फॉलो करते हैं। तो क्या है एक प्रॉपर वे में क्या हो रहा है सूचनाएँ आगे की तरफ बढ़ रही हैं। तो वही आपका क्या हो जाता है औपचारिक संदेश वाहन होता है। अब इसमें अपवर्ड और आपका जो है डाउनवर्ड और हॉरिज़ॉन्टल भी रहता है, अभी आगे उसको और अच्छे से समझेंगे। विशेषताएँ क्या रहती हैं जो आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन है, मौखिक व लिखित दोनों ही तरह का हो सकता है, रिटन भी होता है और ओरल भी होता है। औपचारिक संबंध हो जाते हैं, किस तरह के संबंध होते हैं? यह संदेशवाहन उन कर्मचारियों के बीच होता है जिनके मध्य संगठन द्वारा औपचारिक संबंध स्थानांतरित किए जाते हैं। यानी कि जो भी उनकी जॉब प्रोफाइल होती है, जो भी उनकी डेज़िग्नेशन होती है, उसके अकॉर्डिंग उनके बीच में जो रिलेशन डेवलप होता है। एक होता है कि साथ काम करते-करते कभी-कभी क्या होता है, आपकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। अब वो आपका मैनेजर भी हो सकता है, आपके साथ काम कर रहा हो कोई फ्रेंड भी हो सकता है, या आपकी निजी पोस्ट पर या आपकी ऊँची पोस्ट पर भी हो सकता है। लेकिन एक होता है ना कि जो डेज़िग्नेशन उसके अकॉर्डिंग आपको उसको रिस्पेक्ट देनी है, उसी के अकॉर्डिंग उसको जो है ग्रीट करना है, तो वो आपका क्या है, वो फॉर्मल रिलेशनशिप हो जाएगी। बात यहाँ पर क्या मतलब रहेगा कि किस तरह के मार्क्स से जो है आप तक पहुँच रही हैं, जैसे श्रमिक है, फ़ोरमैन है, प्रबंधक है, सूचनाएँ
इसमें क्या होता है, केवल आपको ऑथराइज़्ड इन्फॉर्मेशन ही मिलती है। निर्माण क्या होता है कि इस शाखा संदेश वाहन का संगठन की आवश्यकतानुसार निर्माण किया जा सकता है। उसके बाद आ जाता है इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं ओरल कम्युनिकेशन के, जो इसका सेकंड पार्ट आएगा। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि क्या होता है बिज़नेस कम्युनिकेशन, कितने उसके क्या उसके टाइप्स हो जाते हैं, क्या उसके फंक्शंस होते हैं, उन सबको बहुत अच्छे से हमने समझा। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम इसके एडवांटेजेस से स्टार्ट करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, जिसके लिए आपको आगे की सारी वीडियोज़ मिलते रहें। और किस सब्जेक्ट पर आपको इस तरह की वीडियोज़ चाहिए हैं सुपर फास्ट रिवीजन से रिलेटेड, उस सब्जेक्ट का नाम मुझे ज़रूर से कमेंट करिएगा, या आपको एमसीक्यू वीडियो चाहिए होगी तो भी मुझे नाम कमेंट कर दीजिएगा अपनी यूनिवर्सिटी नेम के साथ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।